सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीपल्स पार्टी ने आज ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को नॉकआउट कर दिया और वही हुआ जिसकी तज्जियाकार और मुख्तलिफ सियासतदान उम्मीद कर रहे थे। लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों के मामले पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग और उसके जवाब का इंतजार था, जो आज खत्म हो गया। मौलाना को उम्मीद थी कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए मान जाए और इस्तीफों का ऐलान कर दे, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबलियों से तो नहीं, उल्टा पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान करके पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग कर लिया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि जिसने पार्लियामान से इस्तीफे देने हैं दे दे, लेकिन हमें डिक्टेट ना करे, हम पर कोई अपने फैसले मुसल्लत ना करे। इस्तीफे अभी भी आखिरी हथियार ही होने चाहिए, यही हमारा मौक़िफ़ रहेगा। ये पीपल्स पार्टी का तारीखी मौक़िफ़ रहा है और दुरुस्त भी साबित हुआ है। सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर पीडीएम ने हुकूमत को एक्सपोज कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि आवाम हुकूमत के नहीं बल्कि ऑपोजिशन के साथ है। That the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, but no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. बिलावल भुट्टो ने गिलानी को सेनेट ऑपोजिशन लीडर बनवाने पर पीडीएम के शोकॉज नोटिस को मुस्तरद कर दिया और यह मुतालबा किया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी और एएनपी से बिला मशरूत माफी मांगे। अब देखना है कि पीडीएम का इस पर क्या खास जवाब आता है। एएनपी और पीपी के बगैर पीडीएम नहीं बल्कि इस्तीफा लीग होगी नहीं समझता कि जमहूरियत या ऑपोजिशन के मफाद के लिए एक कदम होगा। इसलिए ऑपोजिशन को वर्किंग रिलेशनशिप रखना होगा और ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हुकूमत की मुखालफत करते रहें, लेकिन हम किसी सूरत इज्जत और बराबरी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब तक एएनपी को माफ़ी नहीं दी जाती तब तक आगे जाने का तरीक़ाकार बहुत महदूद है। समझता हूँ कि हमारे और एएनपी के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत जिम्मेदारी से दूर किए जाने चाहिए। The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. ANP और Pakistan People's Party के बगैर ये पीडीएम नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। हम किसी सूरत में इज्जत और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी के जवाब पर मरियम नवाज ही कहती हैं कि शोकॉज नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। नोटिस के रद्द अमल पर क्या तय होना है ये मौलाना फजलुर रहमान की दानिशमंदी और क़यादत पर छोड़ते हैं। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था, और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे। बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज को याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि पीडीएम किसने बनाई थी, यानी पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, और साथ ही नाराज साथियों को फिर से एक होने का मशवरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि पार्लियामान के अंदर और बाहर मिलकर हुकूमत की मुखालफत करें। JUIF का भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, BNP मैंगल का भी, नेशनल पार्टी का इज़्ज़त करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज का चीज़ों के बावजूद हम इज़्ज़त करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ही ज़रूरी है। पार्लियामान में बैठे हुए हर ऑपोजिशन का फ़र्द का काम है कि हम इस हुकूमत का मुखालफत करें। तो ये आज पूरी सूरत-ए-हाल पीडीएम की रही, लेकिन 2 रोज़ पहले डस्का में ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जहां पर हुकूमती नुमाइंदे अली अजद मली को 16,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त हो गई और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार ने तकरीबन 1,10,000 से ज़ायद वोट हासिल करके ये मैदान मार लिया।
तो ये 19 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सका था। उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया, अदालत में गया, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही बहाल रखा और यहाँ रीपोलिंग जब हुई, बहुत ज़्यादा उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी इस इलेक्शन को जीतने की, लेकिन जीत ना पाई। क्या इसकी वजूहत हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। जरताज गुल वज़ीर साहबा, पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात, हमारे साथ मौजूद हैं। जरताज साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये NA-75 डस्का में हुआ कि अब तो कोई धांधली भी नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई बदनज़मी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16,500 वोट से हार गई, जो कि 19 फरवरी को दावा कर रही थी कि हम यहाँ इलेक्शन जीतने वाले हैं। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे और बग़ैर किसी बदनज़मी के और बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के, बग़ैर टेलीफोन कॉल के और बग़ैर किसी धोंस के, मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को तो दाद देनी चाहिए कि हुकूमत भी हमारी है। लेकिन ये कि जहाँ तक मेरी मेमोरी है, मेरा ख़्याल है कि ये हमारी सीट तो थी नहीं। अलबत्ता मैं तो ये कहूँगी कि हम लोगों ने 94,000 के करीब हम लोग वोट्स पे गए हैं। अली असजद मली ने बड़ी ज़बरदस्त फ़ाइट की है। मैं तो डस्का के आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो पिछला जब अभी बाई इलेक्शन था जिसमें हमारे 2 वर्कर भी और एक तो खैर प्रॉपर हमारा पोलिंग एजेंट था, जब उसको नून लीगी गुंडों ने जो है वो जो शहीद किया, तो इस कदर सख्त माहौल के बावजूद इलेक्शन लड़ना, पोलिंग बूथ्स तक आना और हमें इस कदर हाईएस्ट वोट दिलवाना, मैं तो समझती हूँ कि डस्का के अवाम को हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। जहाँ तक उसकी बात है कि जी बाई इलेक्शन में देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं और ये नून लीग की सीट थी, ये हमारी सीट नहीं थी, लेकिन हमने वोट बहुत ज़्यादा ले लिए हैं और 10,000 का 15,000 का कोई फ़र्क नहीं होता। वो तो अगर आप फॉर्म भी निकलवाने पड़े या रीपोल भी करवाने पड़े तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो डिफरेंस फ़ौरन जो है वो ठीक हो जाता है। बट एनीहाउ हमने PMLN की तरह ना गुंडे पाले में, ना हमने बदमाश पाले में, ना हम इन्फ्लुएंस करते हैं, हम ना लोगों को कत्ल करते हैं। हम आराम से आपने हमारी कोई स्टेटमेंट, हमारी किसी भी MNA की, MPA की, मिनिस्टर की, कोई अगर हमने कोई कदगन लगाई या कोई बात की हो, बहरहाल जब हम अपोजिशन के अंदर थे तो तब हमने जो था खुरम साहब का, जो राजा खुरम का हम लोगों ने फैसलाबाद का बाई इलेक्शन जीत लिया था, DG खान का और राजनपुर का जो है वो हम लोगों ने बाई इलेक्शन जो है वो दोनों जीत लिए थे। इसी तरीके से हम लोगों ने निगत का जो था वो इलेक्शन जीत लिया था। हम लोगों ने जो हमारा लाहौर का था अलीम खान के साथ उनको हरा दिया गया था, लेकिन ये कि शेब सदीकी का हमने इलेक्शन जीत लिया था। तो हमने तो बड़े बाई इलेक्शन जीते हैं, तो इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि हमने एक्सेल किया वोट को। डस्का के आवाम का शुक्रिया कि PMLN की बदमाशी के बावजूद जो और बाकायदा उन्होंने जो अभी जब पिछला इलेक्शन हुआ था चंद दिन पहले, जिसको इलेक्शन कमीशन नल एंड वाइड करार दिया था, जो उन्होंने बदमाशी की, जिस तरीके से उन्होंने हमारे कारकुनान को कत्ल और शहीद किया, मैं समझती हूँ उसके बावजूद भी इतने हज़ारों लोगों का बाहर निकल के आना और अली असद मलिक के लिए इतना वोट लेना, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शन 23 का आएगा तो इंशाल्लाह हम फुली सियालकोट को पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन जफ्ता साहब, अगर ये 19 फरवरी को जब पहले इलेक्शन हुआ था, सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ था उस वक्त दोनों जमातों को, अगर वो उस वक्त की जो बदनज़मी थी वो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की होती तो इस रीपोलिंग में आवाम तो उनको मुस्तरद कर देते, फिर 1,10,000 वोट नौशीन इफ्तिखार को कैसे मिला? और फिर इससे तो ये साबित होता है कि वो जो 19 फरवरी वाली पूरी बदनज़मी थी, वो पूरा एपिसोड था, उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत मुलव्विस थी। अगर मुलव्विस नहीं होती तो अभी रिजल्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हुकूमत के हक में आना चाहिए था। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर दफ़ा वोट के ज़रिए एक्सेल कर जाती है, पॉपुलैरिटी के लिए एक्सेल कर जाती है और अपने अच्छे काम की वजह से और जो हमारे पब्लिक इनिशिएटिव्स हैं उसकी वजह से एक्सेल कर जाती है। बेसिकली ये कोई पाकिस्तान तहरीक, ये पिछला ये जनरल इलेक्शन हमने ये सीट नहीं जीती हुई थी, लेकिन अगर आप देखें जब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिया तो हम 176 के बजाय 178 वोटों के साथ और जो है हम लोग मजबूत हो के आए। सेनेट के अंदर जो है हम लोगों ने अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है हम लोगों ने अपना बनवाया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है हमारी हुकूमत वहाँ पे बनी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो JOIFA की जो कुरम एजेंसी की सीट थी वो भी हमने जीती। अब इंशाल्लाह कराची के ऊपर हमारी नज़र है। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर पिछले उसके अंदर जाएँ तो वो तो अरबाब फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, क्योंकि हमारे कारकुनान को कत्ल करना और मरियम नवाज़ का, फिर एहसन इकबाल का, जावेद लतीफ़ का, राना सनाउल्लाह का
और फिर उनकी जो और ख़वातीन थी उन सब का वहाँ पे बदमाशी करना, ध्वंस और धांधली करना, और प्रीमिसेस के अंदर जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इन्फ्लुएंस करना, उनके MPs का जो है वोटों के बैग लेकर भागना। तो इसी मैं तो समझती हूँ कि फिर अगर मैं उसके ऊपर बात करना शुरू करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा लंबी बहस हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी कौमी इदारे को मुतनाज़ा करूँ या उसके बारे में स्टेटमेंट दूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी तो जब किसी मैंने या किसी मिनिस्टर्स MPA के ऊपर हमारे ऊपर कोई हमें कोई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, नोटिस आता है, तो हम बड़े आराम से अपने मुकदमात को निपटते हैं। और अगर हम तो कोई मरियम नवाज़ की तरह पथराव नहीं करते, हम तो कोई कारकुनान के ऊपर या पुलिस के ऊपर जो हम जाके हल्ला नहीं बोल लेते हैं, हम जाके शीशे नहीं तोड़ते, हम जाके पुलिस के गिरबानों में हाथ नहीं डालते, हम तो आराम से रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से जो है हम लोग जिस तरह के लाहौर में जब पिछली इनकी दौरे हुकूमत थी तो ये तो लोगों को बाकायदा गोलियां मार देते थे, तो हम तो इस तरह के इलेक्शन नहीं लड़ते, ना ही हम बदमाशी की सियासत करते हैं। हम तो आवाम को प्रोवोक करते हैं कि आवाम फैसला कर ले। तो मैं तो यही समझती हूँ कि बजाय इसके कि मैं बैकग्राउंड में जाऊँ, हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, हम अपने वोट को एक्सेल करते हैं। अली असजद मली ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, डस्का के आवाम का शुक्रिया कि 90,000 से ज़्यादा उन्होंने हमें वोट दिलवाया, और वो भी इस तरह की हॉस्टाइल सिचुएशन जिसमें PM के सर के ऊपर खून सवार था कि किसी तरीके से बदमाशी करके, कत्लो गारत करके और इदारों को मुतनाज़ा करके तो वो किसी तरीके से इलेक्शन जीत लें। हालांकि ये तो गलत प्रेसिडेंट है, ये सीट हमारी नहीं थी, हमने तो उल्टा अपने वोट को एक्सेल किया है। सीट तो PMLN की थी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 2023 में इंशाल्लाह ये पूरा सियालकोट कवर कर लेंगे। लेकिन ज़फ़्तार साहब, इसका अगर ये जो आप चार्जशीट पेश करिए नून लीग के खिलाफ, नून लीग इलेक्शन वाले दिन बदमाशी करती है, कत्लो गारत करती है, हंगामा आराई करती है, तो अवाम अगर उनको फिर भी लाख से ज़्यादा वोट दे रहे हैं, इसका मतलब अवाम उनके इस नज़रिए को, उनकी इन तमाम खामियों के साथ कबूल करते हैं। जब भी उनको 1,10,000 वोट मिला, फिर अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे, नौशहरे की नशस्त जिस तरह से नून लीग ने निकाली थी, तो इसका मतलब इन तमाम खामियों के बावजूद भी नून लीग की एक्सेप्टेंस अवाम में अभी भी मौजूद है और आपका नज़रिया नाकाम हो रहा है। नहीं, नज़रिया तो मेरे ख्याल में PDM का और PMLN का पिट गया है। जब से मरियम बाजी जी ने अपने आप को एज ए लीडर जो है वो पोर्ट्रे करना शुरू किया, आज तक वो कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी हैं और दूसरों से वो इस्तीफ़े मांगती हैं। अपनी पार्टी का उन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया है। ये उनकी अपनी पहले ये इन्हीं की सीट थी, ये हमारी सीट नहीं थी। आप उसके ऊपर कह सकते हैं कि हमने कोई सीट हारी हो, हमने तो कुरेम एजेंसी से उल्टा हम लोगों ने JIFA की, और हालांकि वहाँ पे सिंपैथी वोट भी था, तो क्योंकि उनके कैंडिडेट की वफ़ात हुई थी, इसके बावजूद भी पूरी PDM का होते हुए हमने वहाँ से इलेक्शन जीता। सेनेट के अंदर अगर आप देखें तो हमने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हमने बनवाया। हमारी खातून जो सेनेटर है वो फौजिया अरशद साहिबा वहाँ से जीती हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके मज़ीद जो है हम लोग ताकतवर हुए, मजबूत हुए हैं। तो जो PMLN का बयानिया है, मैं समझती हूँ कि अगर आप उनकी नाकामियाँ गिनना शुरू करें तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। पहले जब वो सड़कों पे निकलें तो सड़कों पे उनको कोई पसीराई नहीं मिली, आवाम ने बड़े बुरी तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया। लाहौर ने तो बिल्कुल उनकी जो सियासत का जो था उनमें उसकी सियासत में बिल्कुल उनकी ख़त्म करके रख दी। हालांकि मरियम बाजी मुझे याद है ये कहा करती थी कि जो बंदे ना निकाल के लाए हैं हमारे MPA साहिबान के, MNA साहिबान के, जलाओ गिराव करो, उनके घरों को जो है उनको उसके अंदर महसूर करो और पार्टी उसका नोटिस लेगी। इसके बावजूद वहाँ पे आवाम नहीं निकली। गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो PMLN मरियम बाजी रंग बिरंगिया टोपियाँ उन्होंने ज़रूर पहनी है, उन्होंने जलसे ज़रूर किए, लेकिन उनको इदराक नहीं है सियासत का। वो अपनी खुद ज़ात के अंदर एक बंद है, उनकी एक महदूद सोच है। करप्शन उन्होंने बचानी है, अपने अब्बू के ज़रिए उनके टेलीफोन कॉल के लिए ज़बरदस्ती को उनको वो पार्टी को उन्होंने अपनी हाईजैक कर लिया। अगर उनकी पार्टी को इतराज़ नहीं है तो वो अगर अपने स्टेटिस्टिक्स और नाकामियाँ देखें तो हुकूमत तो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पंजाब के अलावा सेनेट में तो PMLN को एक सीट भी नहीं मिली, ना KP से मिली है, ना इस्लामाबाद से मिली है, न बलोचिस्तान से मिली है, न सिंध से मिली है। तो वो तो टोटल क्लीन स्वीप हो गए। वहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी की जीत पे क्योंकि ये लोग तजवीज़ कुनिंदा थे PMLN, तो उन्होंने अगर पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना अगर उन्होंने वहाँ पे नाचना था तो वो तो अब आपके सामने कि पीपल्स पार्टी ने इनको किस तरह इस्तेमाल करके साइड के ऊपर जो है इनकी सियासत को बिल्कुल ख़त्म करके फेंक दिया। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर नाकामियाँ में गिनवाना शुरू कर दो तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। PMLN की सियासत का तो जनाजा निकल चुका है जी। लेकिन रफ्तार साहब, वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आप लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं। उन्हें वो ज़रूरत इसलिए पड़ी चूँकि अब्दुल हफीज़ शेख साहब गिलानी साहब से इलेक्शन हार गए थे,
ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की शख्सियत पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs को एतमाद था, लेकिन उनके डिसीजंस पर, उनके कैंडिडेट पर एतमाद नहीं था, इसीलिए अब्दुल हफीज़ शेख साहब हारे। तो अभी तक ना वो लोग हाईलाइट हो सके, ना उनके बारे में कुछ बताया गया मीडिया को, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया पार्टी की तरफ से। तो वो सिचुएशन अभी भी बहुत मुबहम है, उसको अभी तक जाहिर नहीं किया गया। देखिए अरबाब, पॉलिटिकल पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं और हमारी कोई PMLN की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह ख़ानदानी वरासत की और बादशाहत वाली कोई पार्टी थोड़ी है कि जी बाप बेटा और बेटी और आगे फूफी और अंकल चाचे मामे जो है वो उसके हकदार होंगे, सिर्फ अच्छे अहदों के, और बाकी वर्कर चाहे भाड़ में, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हाथ बांध के खड़े होंगे या फिर जलसों में माइक लेके खड़े होंगे। तो हमारी पार्टी में तो ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी तो बड़ी डेमोक्रेटिक है। हमारी पार्टी में तो बड़ी हेल्दी डिबेट होती है, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन फिर कंसेंसस के साथ जो है वो फैसले किए जाते हैं। वहाँ पे फौजिया अरशद साहिबा का जीत जाना और जिस तरीके से हफीज़ शेख साहब को धांधली के ज़रिए हराया गया, वोटों को जो है वो नोटों के ज़रिए ख़रीदा गया, ज़बरदस्ती जो है लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए, और उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने जो यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी की जो वीडियो थी उसके ऊपर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाल बता, ये तो आपको अरबाब मानना चाहिए ना कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उस सियासत में तो कोई अपनी काउंसलरशिप की भी कुर्सी नहीं छोड़ता। तो ये कितना बहादुर प्राइम मिनिस्टर है, कितना साबित कदम प्राइम मिनिस्टर, और कितना कॉन्फिडेंस है उसको कि उसको पता है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आऊँगा। हालांकि कोई मॉरल ऑब्लिगेशन, कोई ऐसा कानूनी कदगन तो उनके ऊपर नहीं थी, क्योंकि एक ही सीट हमारे थे, हमारी तो तादाद फिर भी ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये समझा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा हूँ और जो लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो फिर खुल के मेरे सामने खड़े हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा बोल्ड स्टेप था। और वहाँ पे हमारे अपने एलाइज का, हमारी तमाम लोगों का, हमारी पॉलिटिकल जितने भी हमारे पार्टी के टिकट होल्डर्स का, तमाम लोगों जहांगीर तरीन साहब की मदद भी शामिल थी वोट लेना। और अब जहांगीर तरीन साहब से कौन इंतकाम ले रहा है? चूंकि जब भी वो पेशी पर आते हैं वो बताते हैं कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है पार्टी के अंदर से। ये कौन से ऐसे अनासिर हैं, वो कौन लोग हैं पार्टी में जो जहांगीर तरीन साहब को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन खुलवाई है? देखिए अरबाब, ये तो एक मेरिट है, और मेरिट ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एहतसाब है वो सबके लिए है, उनके अपने लिए भी है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो वो उन्होंने अपने 35 साल पुरानी रसीदें भी दिखाई थी कि उन्होंने बनीगाला का घर कहाँ से ख़रीदा है। हालांकि वो बाहर से प्रॉपर्टी बेच के पाकिस्तान लेकर आए थे, क्रिकेट से पैसे कमा के बाहर से पाकिस्तान लेकर आए थे, पाकिस्तान से पैसे बाहर नहीं लेकर गए थे। लेकिन वो हर पेशी के ऊपर जाते थे और वो हमेशा अपने जवाब देते थे, और अल्लाह ताला का करम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन करार दे दिया। तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, ये तो सारी कहानी आपको पता है कि जो 29 बिलियन की सब्सिडी दी, ये वहाँ से शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ 3 बिलियन की हमने दी है, बाकी 27 बिलियन जो है उसमें 24 बिलियन PMLN ने दी है, और जो बच गई थी वो पीपल्स पार्टी ने दी है, क्योंकि शुगर मिलें भी उनकी हैं, जायदादें भी उनकी हैं, ओमनी ग्रुप्स भी उन्हें के हैं। तो किस तरीके से ये एहतसाब सबके लिए, जब खान साहब तो हमेशा से नारा लगाते हैं, जहांगीर तरीन साहब तो बहुत करीबी रहे हैं वज़ीर आज़म के, की भी शुगर मिल है, फिर उन्हें ये क्यों पसंद नहीं आ रहा जब उनका भी एहतसाब हो रहा है, कोर्ट उनको भी बुला रहा है? उन्हें तो प्राइम मिनिस्टर की पैरवी करते हुए, जिस तरह इमरान खान साहब पेश हुए, अपनी सारी रसीदें पेश की, जहांगीर तरीन साहब को भी ये रसीदें पेश करके अपने आप को वो बेकसूर साबित कर दें। इसमें फिर वो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अभी अफ्तार डिनर वो देने वाले हैं अपने हमख्याल लोगों को, ये थ्रेट क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट को, एक इनडायरेक्ट थ्रेट कि जी हमारे हमख्याल लोग अलग हो गए तो वफाक और पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी? अच्छा, एक तो ये कि तासुर बिल्कुल गलत है कि जहांगीर खान तरीन अलग हो रहे हैं या वो कोर्ट में नहीं पेश हो रहे हैं। वो रोज़ाना जब भी उनको बुलाया जाता है वो कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। गिला शिकवा ज़रूर इंसान को अपने दोस्तों से होता है, अपनी पार्टी से होता है, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि अभी आपने खुद ही बात कह दी है कि देखें, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो कि ये है कि एहतसाब नज़र आना चाहिए और उसमें तवाज़ुन भी नज़र आना चाहिए। उसमें ये ना हो कि आप कहें कि आप अपनों को छोड़ दें। पिछली हुकूमतों में तो उन्होंने क्या एहतसाब अपना करना था, वो तो खुद जो है वो माफिया थे, कब्ज़ा माफिया थे, शुगर माफिया थे, वो तो खुद उन्हीं के पार्टी रैंक्स के लोग थे, तो उन्होंने तो कभी जरूरत नहीं करनी थी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है कि उनके लिए इस बात की कोई हैसियत नहीं होती। तो वो कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, और अब इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। जहाँ तक जहांगीर खान तरीन की बात है, देखिए ना ही वो पार्टी के ख़िलाफ़ है, ना ही वो सिस्टम के ख़िलाफ़ है। वो जाके कोर्ट में जाते हैं, हाँ अपनी
दोस्तों को बुला के उनको खाना करना, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसे कानूनी कोई जुर्म तो नहीं है। और मैं तो समझती हूँ कि सबसे बड़े टैक्स पेयर में से हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वो सुरखरू होंगे। बाकी देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये तो नहीं कह सकते कि जी चूँकि ये मेरे दोस्त है या मेरे पार्टी रंग्स में इनकी अहमियत है तो आप इनको जो है वो जो एक कमीशन बना था शुगर का, उसमें उनको सवाल जवाब नहीं देना चाहिए। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। और अगर आप देखें तो हमारे तमाम वर्कर्स और कौम इस बात को अप्रिशिएट करती है, वो अपनी पावर शो करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि देखें अलीम खान साहब को देखें, जब अलीम खान साहब मिनिस्टर भी थे, सीनियर मिनिस्टर भी थे, उनके ऊपर जब एक इल्ज़ाम लगा वो कोर्ट जाते थे, बाकायदा ने आपके कोर्ट जाते थे। मेरा ख्याल में उन्होंने कितने महीने की जेल भी उन्होंने काटी, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई और ना ही वो अपने साथ जमघटा लेकर जाते थे। तो ये मेरे ख्याल में कोई बात ही एटीट्यूड की बात होती है। लेकिन जहाँ तक मैंने जहांगीर खान तरीके के अल्फाज सुने, वो तो यही कहते हैं कि हम कोर्ट में जाके जवाब भी देंगे और इस पार्टी से हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। छोटा मोटा अगर उनको गिला शिकवा किसी से है तो अरबाब, जारी बात है, मैं तो ना ही कोई इस तरह की पोजीशन के ऊपर हो कि मैं उस फैसला के अंदर बैठूं। मुझे अलबत्ता ये पता है कि मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना और पराया नहीं देखते। शुगर कमीशन में जिसका नाम आया है उन सबको जवाबदेह है और वो जवाब दे रहे हैं, चाहे उसमें किसी का भी नाम आए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। और अब पीडीएम के आपस के जो गिले शिकवे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा वाज़े उसमें उन्होंने कह दिया कि पीपल्स पार्टी उस शोकॉज नोटिस को नहीं मानती। कल गुज़िश्ता रोज़ सीसी के इजलास में उन्होंने शोकॉज नोटिस को फाड़ भी दिया था और ये भी उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम तोड़ने की बुनियाद डाली है, जिसके बाद पहले एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी हैं। अमीर मकाम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि अब नून लीग का इस पूरी सूरत-ए-हाल पर क्या रद्द-ए-अमल है। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बिलावल साहब ने जो आज बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 रोज़ तक उनकी सीसी चलती रही, ना वो इस्तीफे देने को तैयार हैं, वही उसको आखिरी ऑप्शन कह रहे हैं, एटम बॉम्ब कह रहे हैं। आप लोग तो चाहते थे कि लॉन्ग मार्च इस्तीफों के साथ हो, अब जो शोकॉज नोटिस शायद खाकान साहब ने दिया था वो भी उन्होंने फाड़ दिया। अब क्या रद्द-ए-अमल है नून लीग का? नून लीग क्या सोच रही है? पीडीएम में पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ चल सकेंगे? नहीं, हर एक पार्टी का अपना एक सोच है और मंशूर है, और जितना कि पीडीएम का ताल्लुक है तो पीडीएम कोई इलेक्शन अलायंस था ही नहीं और ना है, और ये एक सारी पार्टियां मिलकर उनकी एक सोच थी कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इमरान खान की सरबराही में, तो पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और उसे नजात मिलना ज़रूरी है और हर एक को अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। जब उसे नजात मिल जाए तो फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात भी करेंगे, इलेक्शन भी करेंगे, लड़ेंगे भी। तो इसलिए पीडीएम बना था नेशनल इंटरेस्ट में और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मफादात को मद्देनजर रखकर, ये किसी के फायदे नुकसान के लिए नहीं था कि हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगे किसी को कम मिलेंगे। ये जाहिर बात है, हम मेरा केपीके से ताल्लुक है, हमारा और एएनपी का भी मुकाबला होता है, हमारा और मौलाना का भी मुकाबला होता है, पीपल पार्टी के साथ भी होता है, अपनी अपनी एक सोच फिक्र है हमारे। मगर इस बात पर सारे एक थे कि ये इस गवर्नमेंट का जाना बिल्कुल जरूरी है और मुल्क की मफाद में और पाकिस्तान की आवाम की मफाद में। अभी बात है ये रह गई कि कौन निकलता है कौन, ये तो किसी पार्टी वाला इशू नहीं है। पीडीएम का जो सोच और मंशूर और एजेंडा रहा है वो तो आवाम के साथ एक कमिटमेंट और वादे रहे। अमीर मकाम साहब, अगर कोई भी से निकलता है। अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अमीर मकाम साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम साहब मौजूद हैं। तो अमीर मकाम साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो तहरीक चल रही है ये अवामी मुफाद में है, लेकिन अभी तक अवाम का तो कहीं कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। नौशहरा में मुस्लिम लीग नून वो नशिस्त जीत गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराकर आपको सियासी फ़ायदा हो गया। पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर लगवा लिया, उनकी जमात को सियासी फ़ायदा हो गया। अवाम का कहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है इस पूरी तहरीक में अमीर मकाम साहब? नहीं मतलब है कि नौशहरा में हम इलेक्शन जीत गए तो उसमें तो भी वो एनपीओ वालों का अपना सोच है, उसे हट के अपना उम्मीदवार भी मैदान में लाए और उन्होंने कंटेस्ट भी किया, हमारा साथ भी नहीं दिया। कि अपना एक सोचे इलेक्शन जीतना जो आप देख रहे हैं, या कोई नौशहरा में जीता या कोई डस्के में जीता और इंशाअल्लाह ताला वही सिंध कराची में भी जीतेंगे, वो तो अवाम की ये सोच है, वो देख रहे हैं
कि हमें सपोर्ट कर लेना चाहिए टीम मिलन को उनकी माजी को देखकर और इन हालों को देखकर। वो कहते हैं कि कोई गुस्सा अगर हम निकाल दे तो टीम मिलन को सपोर्ट करने से ज्यादा निकल सकती है। इसकी साफ मिसाल तो ये है। और ये जो गिलानी साहब मेरे तो इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं उसका बहुत इज्जत करता हूँ। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा अगर मैं इख्तिलाफ में था और उसके साथ इकट्ठा हमने काम किया। इज्जतदार बंदा है। मेरे हिसाब से कहे तो मैं कहता हूँ गिलानी साहब का अपना एक घाट है, उसको इसी तरीके से अपोजिशन लीडर बनना कि उसको बाप की भी वोट मिल जाए, हुकूमत की तरफ से भी वोट मिल जाए, उससे तो बेहतर ये था। यूसुफ रजा गिलानी बड़ा नाम है, उससे उसका वो खर्च कई गुना ज्यादा था। तो आमिर मकाम साहब ये बताएं, गैर मशरूत माफी क्या पीडीएम, नून लीग, मौलाना साहब मांगेंगे पीपल्स पार्टी और एएनपी से? क्योंकि बिलावल साहब ने तो अभी शर्त रख दी है। ये मतलब है कि माफी मांगने और इसकी क्या बात है? आपस की बात है कि कौन माफी मांगेगा नहीं मांगेगा, इस तरह ये माफी वाली बातें नहीं। और जब बातें इतनी दूर तक चले जाए माफी तक तो वो फिर रह भी नहीं सकता है उनकी। मगर मैं कहता हूँ सबको, हर एक को अपने अंदर सोच बदलना चाहिए मुल्क की मफाद में। अगर ये निज़ाम इस तरह चलता रहा, आप देख रहे रोज बरोज पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में हम सारे तमाम पार्टियां भी और आवाम भी है, ये नालायक साहब ये वही जो मुसल्लत है। अभी आपस की बात तो नहीं रही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी जमात से और पीडीएम से गैर मशरूत माफी का जब मुतालबा किया है, तो ये आपस की बात तो नहीं रही। जो बात मीडिया में आकर कही जाती है वो तो फिर अवामी बात हो जाती है। नहीं, मतलब है कि वो उसका तो अपना एक सोच है। और मैं कहता कि बिलावल साहब का अपना एक सोच है कि माफी मांगे, उससे जो भी बात की मैंने सुनी नहीं है। पर इस तरह बात नहीं है, माफी मांगने की कोई तरह बात नहीं हुई है। आपस की पीडीएम एक अलायंस था, आपस में बना हुआ था, उसके होते थे, तो एक दूसरे से हक रखना कोई बात है कि एक दूसरे से पूछिए कि आपने ये काम क्यों किया है। तो इसमें कौन सी बुराई है कि आप बताए कि वही अपोजिशन लीडर से बताए, एएनपी वालों से बताया कि आपने वही हमें नौशहरा में सपोर्ट ही नहीं किया पीडीएम को या दूसरे को। तो इसमें कौन सी बात है? आपस में बैठकर बात करनी, तो उसमें मेरे ख्याल में माफी का कोई लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसे माफी मांगे। लेकिन अमीर साहब वो एक अब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बयानिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया, वो कह रहे हैं मौलाना साहब ने यहाँ पर सिंध में जीडीए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन इत्तेहाद किया था। आप लोगों ने सेटलमेंट कर ली सेनेट इलेक्शन पंजाब में, तो फिर आप लोगों से भी क्या शोकॉज आपको तो नहीं दिया गया? फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ अलग रवैया पीडीएम का, दीगर जमातों के साथ अलग, ऐसा क्यों है? नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है। अगर आप देख ले तो यहाँ पर टीम ने तो हर चीज में न ओहदों की लालच की, न सेनेट की चेयरमैन की लालच की, उसके लिए सब कुछ एक करके उनके साथ दिया। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि अगर वही आप शहबाज शरीफ साहब की इंतखाबात की तरफ जाए, वो देख ले कि हमने सपोर्ट किया और चंद मिनट बाद और चंद घंटे बाद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो एक और बातें करनी नहीं चाहिए सर। हमें माजी में और इस चीज में नहीं चाहिए। अभी ये बात सिर्फ इसकी है कि मुल्क की मफाद की बात है, पाकिस्तान की अवाम की बात है। पीडीएम से मैं बिल्कुल ये बात दोबारा ये अवाम की तरफ से कहता हूँ कि जो लोग पीडीएम के साथ जुड़ा रहा वो अवाम में हीरो रहेंगे, और जिन्होंने पीडीएम को खैराबाद की दिया उसका सोच है कि नालायक लोग चले जाए और मुल्क में दोबारा। ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में पीपल्स पार्टी को ये तमाम बातें भूलकर पीडीएम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पर पीपल्स पार्टी क्या जवाब देती है? क्या बकौल आपके में पीपल्स पार्टी ये सब भूलने को तैयार है? शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा, अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि मुल्की मफाद को मलूज़े खातिर रखें, ये जो छोटे मोटे गिले शिकवे हैं, ये शो कॉज नोटिस, ये गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा, इनको छोड़कर पीडीएम में शामिल हों और चलें, बड़े कॉज के लिए साथ दें। अब क्या जवाब है पीपल्स पार्टी का? आमिर मुकाम साहब, शायद आपको याद हो कि पीडीएम बनाने में चेयरमैन का बहुत बड़ा एक रोल है, और ये भी आपको मालूम हो कि सिर्फ यही नहीं, अगर हमने कभी लालच की सियासत करनी होती तो 6-6 महीने इस दफ़ा भी आसिफ जरदारी साहब जेल ना काटते और फरियाल साहिबा और खुर्शीद शाह इतने अरसे जेल में ना होते। अगर हमें लालच की सियासत करनी होती तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि आसिफ साहब कितने बीमार हैं, हमारे भी आज आसिफ साहब किसी दूसरे मुल्क में टहल टहल के इलाज करा रहे होते।
हमने अगर लालच की सियासत की होती तो हमारी तारीख़ पार्टी की खून से ना लिखी जाती। हमने 126 मेंबर के साथ भी जमहूरी सियासत की और इसीलिए ज़राई एक्सपोर्ट से लेकर सी पैक से लेकर और 58(2)B के ख़ात्मे तक के सारे तोहफे दिए, 18वीं तरमीम का तोहफ़ा दिया। हमें कोई ना सिखाए कि हम लालची सियासत कर रहे हैं या कैसी सियासत कर रहे हैं। हमें कोई ये ना बताए कि जिस PTI से जो है डस्का इलेक्शन में जो है कारकुन की शहादत भी हुई, आपने इस डर से कि आपके लोग आपको वोट नहीं डालेंगे और PTI ने इस डर से कि खुर्रम लगारी का ग्रुप उनके साथ नहीं है, आपने आपस में बातचीत करके उनको 5 सीटें दे दी। हम जो है बात करें तो गलत, आप बात करें तो सही, हमारे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत हटाया गया था, हमने इदारे का एहतराम किया था, मुल्क की खातिर यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दिया था। याद करें आप अपना रवैया उस वक्त, याद करें उस वक्त जब मेमो गेट का वाक़या हुआ और आपने मंसूर एजाज जैसे आदमी को सपोर्ट किया था। हमने हमेशा जो है तहम्मुल की, बर्दाश्त की और पाकिस्तान के हक़ के बेहतर की सियासत की है, क्योंकि हमारे चेयरमैन ने फांसी पे जाकर ये सिखाया था कि इदारों की इज़्ज़त करो, मैं तारीख़ में ज़िंदा रहूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना बाहर जाऊँगा। तो मुझे प्लीज़ ये ना बताएं। रही बात ये, तो सीधी बात है कि हमारे भी सवाल बनते हैं और हमने भी ये बात की है कि शो कॉज किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है अपने। क्या हम एम्प्लॉय हैं PDM के? हम पूछें आपसे कि फरहतुल्लाह बाबर के बजाय अमजद आफरीदी कैसे सपोर्ट हो गए? हम पूछें कि क्या कहते हैं आप पंजाब के इलेक्शन का? हम भी बहुत सारी पूछ सकते हैं बात। सबसे बड़ी बात तो हमें ये पूछनी है कि PDM का जो तहरीक का लाहे अमल था, उसका 7वां और आखिरी पॉइंट भी यही था कि तहरीक में जो है वो तमाम आइनी तरीक़े ऐवान के अंदर और बाहर इस्तेमाल किए जाएंगे और वक्त आने पर इस्तीफ़े का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसमें भी जिक्र था कि इस काम के लिए, इसके लिए एक कमेटी भी होगी, यानी कि जो रहबर कमेटी है जो वक्तन फ़वक्तन मिलेगी। आप लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, पूछें अमीर मुकाम से इनकी लॉन्ग मार्च की पंजाब में कितनी तैयारी थी, पूछें। और ये भी पूछें, मुझसे सच पूछें कि क्या इनके लोग इस्तीफ़े देते? आज भी इनके लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे। वो सूबा जिसमें ये हारे हुए हैं, वहाँ एक सीट जीतने के जश्न मना रहे हैं। एक सीट पे ये इन्होंने कारकुन भी मरा और दोबारा हम इलेक्शन कमीशन में पूरी ताकत से सबके और हम जिस सूबे में अपनी हुकूमत है उसके हम इस्तीफे दे दें। आपने इससे पहले लॉन्ग मार्च से पहले PDM की कमेटी क्यों नहीं बैठी? इस्तीफों को इससे नथी किससे पूछ के किया? क्या हम हिस्सा नहीं है? अगर हम हट जाएं तो आपने लॉन्ग मार्च की ना इस्तीफे दिए, तो हमसे पूछा क्यों नहीं? आपने मीटिंग क्यों नहीं की हमसे? आपने सही। अब शैला साहब, अभी 2 रोज़ पहले एहसन इकबाल साहब थे साथ प्रोग्राम में मेरे, और वो कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी की CEC से इस्तीफों का फैसला ना में आया तो फिर हम भी यानी PDM की दीगर जमातें भी इस्तीफे नहीं देंगी। अब अगर पीपल्स पार्टी और ANP अलग अलग चलती हैं, नून लीग और JUI अलग अलग चलती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ 2 अपोजिशन का सामना होगा। आपको लगता है कि अपोजिशन इस तरह से डिवाइड होकर कमज़ोर हो जाएगी या एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज कर सकेगी? जी नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर ये अलग भी हो जाते हैं तो पहली बात तो ये कि जब आपको ये मजबूरी पता थी कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो आप दोनों जमातें नहीं दे सकते, आप पंजाब की हुकूमत भी नहीं गिरा सकते, तो आपने हमसे पूछे बगैर ये 2 ऐलान क्यों किए? दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी आपने देखा होगा सेनेट में कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी कीमत के ऊपर रेजोल्यूशन जो थी उसमें हुकूमत कहाँ खड़ी हुई थी? हुकूमत का सारा गरूर हट गया था और ये हुकूमत का गरूर हमारी पॉलिसीज़ की वजह से सेकंड टाइम टूटा, क्योंकि हमने PDM को कहा कि बाय इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में जाओ, और उसके बाद शेख रशीद ने बताया कि 13 लोग बिक गए थे, उन बिके हुए लोगों से वज़ीर आज़म को वोट लेना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली अपनाई जाती तो पहले बलूचिस्तान में, दैन पंजाब में, KP में हम तहरीक अदम एतमाद लाते। आज सबको नज़र आ रही है PTI के अंदर की गड़बड़, और सियासत जो है वो डायलॉग का काम है
मुख्तलिफ लोगों से उनको अपने हम ख्याल बनाने का काम है। सियासत ये नहीं है कि आए हला हला किया, 2 ऐलान किया और ख़त्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है और हम यही करने जा रहे थे। और आज भी हम समझते हैं कि सियासी ही हिकमत अमली अपनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। और अगर ये नहीं देते इस्तीफ़े तो अपने आप मैं दोबारा कहूँगी कि आपकी जिस सूबे में हुकूमत नहीं है, एक सीट पे आप जश्न मना रहे हैं और आप उसको जीतना चाहते हैं, जीतने के लिए आपने फ़ाइट की और हमने जो जीती हुई है वहाँ पे भी आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और कह रहे हैं हम इस्तीफ़ा देंगे। अवाम उम्मीद करते हैं कि हमें जीतना है। आपको डस्का से वोट इसलिए मिला है कि अवाम चाह रहे हैं कि आप इस मैदान में खड़े रहें। तो शरद साहब ये बताइएगा कि ये इस्तीफे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा मसला थे या फिर वो एक नाम आजम नज़ीर तारड़ का, जिसकी ज़ाहिर एक तारीख रही है पीपल्स पार्टी को लेकर, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को लेकर? सब मैंने सारे बताई है, मैंने सारी बात बताई है। एक तो ये बताई है कि लॉन्ग मार्च से पहले इन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई पीडीएम की और इस्तीफ़े उससे पीपल्स पार्टी से पूछे बगैर नथी कर दी इस्तीफ़े की शर्त। सेकंड ये कि पंजाब में इन्होंने हमें पता भी नहीं चला और पीटीआई को 5 सीटें दे दी सेनेट की। थर्ड ये कि केपी में इन्होंने आज़म अमजद आफरीदी है उसको सपोर्ट किया। फोर्थ ये कि ये बात पीडीएम में चल रही थी कि जी हम आज़म नज़ीर तारड़ के नाम पर रिजर्वेशंस हैं पार्टी वर्कर्स को और पार्टी के इमोशनल ऑब्जेक्शंस हैं। और फिर सादिया अब्बासी का नाम आया तो उस पर भी कहा कि वो एक जूनियर मेंबर रहेंगी एज ऑपोजिशन लीडर इन सेनेट। तो ये सारी बातें हो रही थी, सोशल मीडिया पे भी हो रहा था, इन्होंने ऐलान भी किया और मरियम साहिबा ने खुद ऐलान किया जिस दिन उनकी नैब की पेशी जो है वो पोस्टपोन्ड हुई। उस दिन उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। तो अगर सारे फैसले अकेले करने हैं, चुपके चुपके करने हैं, बाला बाला करने हैं तो हम क्यों जो है वो समझें कि एक ऐसा ऑप्शन जिसको सबने मिलकर एक लाहे अमल तय करके इस्तेमाल करना था हम दे दें। हम समझते हैं इस तरह से अगर हमने ये किया तो नून लीग के लोग तो नहीं देंगे इस्तीफा, 18वीं तरमीम पे हमला हो जाएगा, वो हम होने नहीं देंगे। तो शरद साहब अगर गैर मशरूत माफ़ी जो बिलावल साहब इसका मुतालबा कर रहे हैं अगर ये ना मांगी गई पीडीएम की जानिब से तो फिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें मुस्तकबिल में बिल्कुल जुदा जुदा होंगी, एक साथ नहीं चल सकते, ये तय? ये तो मैंने दोबारा कहा कि अगर आप किसी के एम्प्लॉय हैं तो वो आपको शो कॉज देता है। अगर आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद जुड़ा रहता, सब कुछ होता, आप बैठ जाते और कहते आइए देखें पीडीएम में कहाँ कहाँ गलती हुई। फिर हम आपको बताते कि देखिए पीडीएम कहाँ कहाँ से किस बात पे हटी। फिर हम आपको फिर कायल करते जैसे बाई इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के लिए कायल किया। लेकिन आपने जो है वो बयानबाजी और फिर उसके बाद ये शोकॉज और ये सब शुरू कर दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम की जमात कुछ एक शायद पीएमएलएन ये ख़ुद करना चाह रही थी कि पीडीएम टूट जाए। लेकिन शरद साहब अभी कुछ रोज़ पहले जब आप लोग अदम एतमाद की तजवीज़ नून लीग को दे रहे थे यानी पीपल्स पार्टी, तो वो उस पर राज़ी नहीं थे। लेकिन अभी 2-4 रोज़ पहले राना सना साहब का बयान, नून लीग का बयान कि वो जहांगीर तरीन साहब अगर चाहें तो पंजाब में हुकूमत गिर सकती है, वफाक में भी हुकूमत गिर सकती है। तो ये आपने भी एक ट्वीट किया था कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात जरदारी साहब के हवाले से और पीपल्स पार्टी में शायद वो शामिल हो सकते हैं, फिर वो ट्वीट आपने हटा दिया। नून लीग भी ये चाह रही है कि जहांगीर तरीन साहब उधर आ जाएं, उनको अपनी पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ ट्वीट आपने क्यों हटा दिया, उसकी वजह, और क्या वाकई ऐसी चीज़ें चल रही हैं आगे कि जहांगीर तरीन साहब नून लीग या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं कोई पार्टी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए हमने जब बात की थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए मुख्तलिफ ऐवान में, जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान में, फिर पंजाब में और केपी में, तो पीएमएलएन को अपने लोगों पे इत्मीनान ही नहीं था। उन्होंने कहा हम नहीं ला सकते क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब तक राज़ी ना हो ये अंदर नहीं होता। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी बात गलत हुई जब उन्होंने एक सही चाल चली, एक सही आदमी के लिए उन्होंने, चाहे उसका ताल्लुक़ उनकी पार्टी से नहीं था, उनकी पार्टी में मसला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमारी ये बात नहीं मानी। उन्हें पंजाब में इतना डर था कि मैंने कहा कि उनको भी डर था और हुकूमत को भी डर था। इन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया। आज खुर्रम लगारी वगैरह कहाँ खड़े, ये बात समझनी चाहिए कि आप सियासत में पक्की भी हर चीज़ सामने नहीं आएगी हमेशा की तरह।
आपको जद्दोजहद के रास्ते में जाना होगा, आपको समझना होगा कि सियासत में कोड़े भी खाने पड़ते हैं और सियासत में जान से भी जाना होता है और सियासत में बहुत कुछ करना होता है। आप कुर्बानियां सियासत में देनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, इतनी आसानी से आपको चीजें प्लेट में रख के नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने शरी सुनी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर इस वक्त तेजी से फैल रही है और हुकूमत ने इसी तेजी से फैलते कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए उलमाए कराम से भी अब मदद मांग ली है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने रमज़ानुल मुबारक में कोरोना के फैलाव को कम रखने के लिए उलमा से अपना किरदार अदा करने की अपील की है और कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो कि बहुत शदीद है, इसमें तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की तादाद भी अब तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। फैसल सुल्तान की जानिब से बताया गया है कि मुल्क में इस वक्त मास्क का इस्तेमाल 5% से भी कम है, यानी तकरीबन ना होने के बराबर है और पाबंदी के बावजूद रेस्टोरेंट्स में इनडोर डाइनिंग भी चल रही है, जो कि खासी तशवीशनाक बात है। लोग कारोबार के औकात कार पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे और अगर रमज़ान में SOPs पर अमल नहीं किया गया तो कोरोना मुल्क में वो तबाही ला सकता है जो दुनिया के ममालिक में हम देख चुके हैं। किस तरह से मुल्कों की मईशतें तबाह हो चुकी हैं, किस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों में कई महीने तक कर्फ्यू लगा रहा और वहाँ निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। तो अब वज़ीर सेहत ये चाहते हैं कि इस वक्त उलमाए कराम अपना किरदार अदा करें और उलमाए कराम ने जो गुज़िश्ता लहर आई थी कोरोना की पहले लॉकडाउन में, उसमें भी भरपूर तरीके से अपना ताउन किया था, हुकूमत के साथ अपना बेहतरीन किरदार अदा किया था। इस बार उलमाए कराम किस तरह से अपना ताउन दे सकते हैं, किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मारूफ आल मदीना हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब, अब ज़ाहिर है हुकूमत आप लोगों से चाहती है कि आप ताउन करें। पहले भी आप लोगों ने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया था। मसाजिद में हमने देखा था किस तरह से सैनिटाइजेशन होती थी, SOPs पर अमल दरामद किया जाता था। अब ये तीसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। एक बार फिर हुकूमत आपकी जानिब देख रही है, तो हुकूमत को फिर क्या है आपका जवाब? देखिए, गुजारिश ये है कि हम पहले की तरह भरपूर मदद का और हिमायत का ऐलान भी करते हैं और अज़म भी करते हैं। इंशाअल्लाह उलमाए कराम, मसाजिद की इंतज़ामिया, इम्माए मसाजिद और दीनी मदारिस के जितने भी अफराद हैं, ये सारे के सारे उलमाए कराम और मजहबी तबका तमाम तर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के लिए खुद भी तैयार है और तमाम मसाजिद के नमाजियों को भी बार बार इसकी तलकीन की जाएगी और की जा रही है। यहाँ मैं एक वजाहत ज़रूर तौर करना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त मैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का अभी विजिट करके आया हूँ। मंडियों की, मार्केटों की, शॉपिंग सेंटरों की, रेस्टोरेंटों की जो सूरत हाल है, पेट्रोल पंपों की जो सूरत हाल है, इसी तरह दुकानों और बाजारों की और मार्केटों की जो सूरत हाल है, वो बहुत ही हैरान कुन हद तक अबतर है। मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। लोग दुकानों, पथारी इदारों, मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हैं और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी आम हालात के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं। किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। अब होता यह है कि मस्जिद के बाहर एक दुकान है, सारे लोग वहां जमा, जब मस्जिद के अंदर आते हैं तो फिर कहा जाए 6-6 फुट का फासला कर लो। हम तो करेंगे और करना चाहिए और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना खुद शरीयत का भी तकाजा है, लेकिन आवाम के लिए फिर इस किस्म की पाबंदी जो तफरीक वाली हो वो आम तौर पर मुअस्सर और काबिल कबूल नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि बाजारों, मार्केटों, शॉपिंग सेंटरों, मंडियों, कचहरियों के अंदर इस पाबंदी का इतलाक होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। नमाज एक फरीजा है, यहाँ पाबंदी की बात आखिर के अंदर हम करते हैं, लेकिन अजीज सूरत हाल है कि मसाजिद की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो और मसाजिद के अंदर पाबंदी की बात हम बार बार कैंपेन की शक्ल में चला रहे होते हैं, लेकिन बाहर का कारोबार जिंदगी इसी तरीके से हमें नजर आ रहा होता है। तो वो जो एक बाकायदा तस्वीर वायरल हुई थी, 5 अफराद पराडो गाड़ी के अंदर जाते हैं और एक जगह पिकनिक प्लेस के अंदर जाकर लहसुन प्याज कट्ठे काटते हैं, गाड़ी भी एक ही इस्तेमाल करते हैं, फिर वहाँ कट्ठे खाना खाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तफरीह, पिकनिक, सब कुछ, लेकिन जिस वक्त नमाज का टाइम होता है तो 6-6 फुट का फासला पैदा कर लो। तो ये एक अजीब सी मज़ाक़ खेज सूरत हाल बन जाती है। हम इस वक्त बार बार लोगों से ये कह रहे हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें,
मस्जिद के अंदर वजू ना करें, घर से वजू करके आए, मस्जिद के मरकजी हॉल के बजाय बाहर के सहन के अंदर नमाज अदा की जाए, सुन्नतें घर के अंदर पढ़ करके आए, इसी तरीके से नवाफिल घरों के अंदर पढ़ने का एहतमाम किया जाए, अफ्तारी मसाजिद के अंदर ना की जाए। ये सारी चीजें हम बार बार कह रहे हैं और करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इन तमाम बाहर के हालात में भी कोरोना की तमाम एहतियाती तदाबीर पर पाबंदी करना जरूरी है। तो मुफ्ती साहब, इसमें गलती कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है? क्या हुकूमत SOPs पर पाबंदी करवाने में नाकाम है, या एक आम आदमी इस वक्त खतरे से गाफिल है, वो करियर भी बन जाता है, वो मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहा है? शरीयत का इस सिलसिले में क्या हुक्म है? इस पर एक आम आदमी की जिम्मेदारी ज्यादा है या हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है? देखें जी, दोनों फरीकों की जिम्मेदारी है। अवाम उन्नास की सूरत हाल ये है कि वो खतरे से उस हद तक और उस अंदाज में हर चीज वाकिफ नहीं है। कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। अवाम उन्नास मास्क का इस्तेमाल, आपकी रिपोर्टर ने अभी बताया 5%, मैं कहता हूँ 5% भी नहीं है। आप चले जाइए किसी भी बाजार के अंदर, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाए, देखें कितने लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल किए हुए होते हैं। यानी 100 में से 4-5 आपको बमुश्किल मिलेंगे। खास तौर पर जो अर्बन एरियाज है वहां आप जाकर के देखें, लाइन के होटलों में जाकर के आप देखें, एक तो आवाम इस सिलसिले के अंदर इंतहाई गफलत और कोताही का इर्तिकाब कर रही, दूसरी तरफ हुकूमत की भी बहुत ज्यादा, देखें हुकूमत की अन्नास वाला दीनी मुलूक के लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर, मुख्तलिफ दफातर के अंदर, सरकारी मीटिंगों के अंदर, सरकारी तकरीबात के अंदर भी अवाम उन्नास ये देखते हैं कि हुकूमती अफसरान किसी किस्म के SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहाज के अंदर तो मिल करके बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मिल करके बैठ जाओ, लेकिन मस्जिद के अंदर फासले पैदा कर लो, कहाँ अवाम उन्नास फिर इसको कबूल करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से इंसान, एक इनफरादी शख्स अपनी जिम्मेदारियाँ उसको अदा करनी चाहिए, जो इस वक्त एक आम इंसान नहीं कर रहा। और न सिर्फ कि एक इंडिविजुअली ये जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की जा रही, बल्कि हुकूमत ने भी जो NCOC के थ्रू मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आती हैं, उनमें भी कई नुकाइस मौजूद हैं, कई खामियाँ मौजूद हैं। मसाजिद में SOPs को फॉलो करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी खुले हुए हैं, दीगर कारोबारी ज़िंदगी भी पूरी तरह से चल रहा है। गो के उसके टाइम को ज़रूर महदूद किया गया है, लेकिन जितनी तवज्जो और नज़र इस वक्त मसाजिद के ऊपर है, उतनी तवज्जो शायद दूसरे मराकज़ पर नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक बैलेंस की पैदा किया जाए और बाहर भी NCOC की जो तजावीज़ हैं उन पर पाबंदी को लाजमी करार दिया जाए और उसका इतलाक़ बनाने के लिए, मुमकिन करने के लिए हुकूमत को हर कोशिश करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।